हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आज आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ये क्लास 11th के लिए आपका जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने मोस्टली सब थ्योरी करा था एंड आज से आपका फर्स्ट ये प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होगा। राइट, इसके जस्ट पहले चैप्टर नंबर 3 है विच इज कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस वाला है, लेकिन वो हम बाद में भी कर सकते हैं। वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, वो प्लस बहुत ईजी है। ठीक है, आप उसको एक रीड दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम उसको बाद में जरूर कवर कर लेंगे, लेकिन अभी इट्स हाई टाइम कि हम लोग एक प्रैक्टिकल चैप्टर का स्टार्ट कर लें। राइट, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ अपनी डेली सीरीज में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर अब। अगर आपको याद हो, मैंने आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में समझाया था ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में। अगर नहीं देखा है तो वो पहले जाकर देखो आप। ठीक है, आपको समझ में आएगा एंड बेसिक्स जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आपको मैंने इक्वेशन बताया था छोटा सा। ठीक है, जो जो क्या कहता था दैट असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि मेरे बिजनेस में टोटल क्या क्या चीजें हैं, असेट्स है एंड लायबिलिटीज इन कैपिटल है। ठीक, तो अगर मैं एक तरफ ऐसा मान लूं कि यहाँ पर है मेरी लायबिलिटीज, इस साइड पर ये स्केल्स है, राइट, ये तराजू है एंड ये इक्वल तभी रहेगा जब दोनों साइड कुछ इक्वल वेट रखा जाएगा। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अगर मैं इस साइड रखती हूँ तो ये क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली ये मेरे लोन्स डिनोट कर रहा है जो मैंने बाहर से ले रखे होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी चीजें मैंने बाहर से ले रखी होंगी जनरली, मतलब मोस्टली दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज। राइट, एंड दूसरी चीज क्या होगी, कैपिटल, जो कि ओनर ने खुद से अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो होगा दूसरा। तो ये वो है, ये क्या है, ये है फंड्स अवेलेबल। जो भी बिजनेस के पास फंड्स आ गए अवेलेबल, चाहे वो कहीं से लोन लेकर ले या फिर ओनर ने खुद ही क्यों ना इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ठीक, इतने फंड्स हैं बिजनेस के पास। दूसरी साइड पर आते हैं असेट्स। ये है फंड्स यूटिलाइज कहाँ कहाँ किए मैंने, ये वो शो करता है कि मैंने कुछ फर्नीचर खरीद लिया, मैंने कुछ बिल्डिंग खरीद ली, या फिर मैंने लैंड खरीद लिया हो, या मैंने कुछ मशीनरी खरीद ली हो, है ना। बहुत सारी और चीजों की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि लैपटॉप हो गया या कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, यानी कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स वगैरह। तो ये सारी चीजें मेरे असेट्स हैं। राइट, ये पैसा जो मुझे इधर से मिलता है, जितने भी मुझे फंड्स अवेलेबल होते हैं, मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि वो मैं इन चीजों में लगा देती हूँ अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ माई फंड्स। और इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ मोटे मोटे तौर पर, आप एक छोटे से क्लास में हो, अभी आपने स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं आपको इतना इजी वे में समझा रही हूँ कि दिस इज काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और असेट साइड। तो इसीलिए हमेशा जो मैंने पैसा लिया बाहर से या अपने ओनर से विल बी इक्वल टू जहां पर मैंने वो फंड्स यूटिलाइज किए हैं। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बात समझ में आई होगी। और ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये इक्वेशन क्यों ट्रू रहेगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कभी अगर आपसे पूछे तो साफ साफ बता देना दैट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इसका रिविजन दूं तो ये बोलता था कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका दो तरफ इक्वल जो है एस्पेक्ट होगा, मतलब दो तरफ इक्वल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दो तरफ मतलब एक तो डेबिट होगा एक चीज, और एक साइड जो है वो क्रेडिट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दो इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के। एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा हमेशा। और ये हम आज थोड़े से कुछ इजी इजी एग्जांपल्स लेकर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर का बेसिक है, हम आज बेसिक्स ही करेंगे और फिर हम कल से थोड़ा सा और एडवांस आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कई सारे कुछ 10 एग्जांपल्स यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एक बिजनेस में जो जो भी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमेशा। क्लियर? उससे पहले आपको एक ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखना है यहाँ पर जब हम इसको स्टार्ट करें, कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस में, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो क्या बोलता था, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। तो हम जितने भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देखेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। इम्पैक्ट ऑन कैपिटल जो ये बताया मैंने, ये आपको मैं सही टाइम आने पे बताऊंगी, अभी आप इसको इग्नोर करके चलो। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए चलते हैं, देखते हैं कैसे एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो,
जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, ओनर ने जो पैसे डाले वो होता है कैपिटल, राइट। तो कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस में 5 लाख रुपीज का, तो इसका ये है एक ट्रांजैक्शन। अब इसके दो इम्पैक्ट्स क्या हुए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कैश जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो जाता है, कितने से, 5 लाख रुपीज से कैश इंक्रीज हो गया, ठीक। अच्छा भाई, और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ इससे, बिजनेस में एक लाइबिलिटी भी आकर खड़ी हो गई। कैपिटल क्या है, कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही तो है, इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। आपको आई होप याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज जाकर अच्छी तरीके से पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करो। इसीलिए कहते हैं थ्योरी इग्नोर नहीं करके चलनी चाहिए, थ्योरी भी आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है बेस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ट्रांजैक्शन हुआ और इसके दो इम्पैक्ट्स आपको दिखाई दिए, क्या कि एक तरफ तो कैश बढ़ गया, दूसरी तरफ बिजनेस के कंधों पर एक लाइबिलिटी भी आ गई, इंटरनल लाइबिलिटी की। जब भी बिजनेस ये बंद होगा, शट डाउन होगा, तो ये 5 लाख रुपए जो है वो वापस करने पड़ेंगे बिजनेस को, ओनर को, ठीक, क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखो, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके कंधों पर ये लाइबिलिटी है। क्लियर हुआ होगा ये। अच्छा, एक बार जरा दूसरा देखते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। जब पैसे आ गए, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, 5 लाख रुपए आ गए बिजनेस के पास, अब बिजनेस क्या करेगा, फंड्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। परचेज्ड मशीनरी वर्थ 1 लाख रुपीज, क्योंकि बिजनेस हमको स्टार्ट करना है, राइट, ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मशीनरी की जरूरत पड़ेगी मान लो। तो मैंने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीद ली, कैश में खरीदी। तो इसके क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे पहला इम्पैक्ट होगा कि मशीनरी जो है वो बिजनेस में आ जाएगी। तो आई कैन राइट मशीनरी 1 लाख रुपए की आ गई, तो 1 लाख रुपए की मशीनरी बिजनेस में इंक्रीज हो गई। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैंने कैश दिया है इसके बदले में, तो कैश जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहा है, रुपीज 1 लाख से जो कैश था मेरे पास वो हो गया रिड्यूस। समझ आई बात, दो इम्पैक्ट हुए अगेन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फिर से। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज भूल गई, कि जो भी मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करके आपको दिखा रही हूँ ना, मैं इसको आपको प्रूव भी करूंगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण जो है वो बना रहेगा, ट्रू बना रहेगा हमेशा। देखो कैसे, अभी मैंने सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन में यहाँ पे क्या किया, कैश बढ़ाया 5 लाख से और कैपिटल बढ़ाया 5 लाख से, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगी मैं यहाँ पर, क्या कि कैश जो है वो मेरा असेट होता है, तो 5 लाख रुपए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि आए बिजनेस में, पहले वाले ट्रांजैक्शन से 5 लाख रुपए आए। और इधर की तरफ अगर मैं देखूं, या मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, इस साइड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कैपिटल भी 5 लाख से बढ़ जाता है, यानी कि लाइबिलिटीज भी 5 लाख से बढ़ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अभी तक मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू स्टैंड कर रहा है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ओके, चलो अब दूसरा वाले में मैंने क्या किया, मशीनरी बढ़ाई 1 लाख रुपए से, लेकिन उसी जगह कैश 1 लाख से कम हो गया। तो इसको मैं किस तरीके से यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो है मशीनरी 1 लाख रुपए की इस साइड पर आई है असेट्स में, और 1 लाख रुपए का कैश लेकिन चला भी गया, तो मैं 1 लाख रुपए माइनस में लिख दूंगी असेट में, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, ओके, ये भी समझ में आया होगा। बाय द वे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में नहीं करते, जो फॉर्मेट यूज करते हैं ना वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज तो आप बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। फॉर्मेट कल देख लेंगे, वो उतना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आना बड़ी बात है। चलो, अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजैक्शन कर लिया, थर्ड ट्रांजैक्शन पे जरा आते हैं। अगर अब मैंने क्या किया, मशीनरी तो खरीद ली, अब मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गुड्स भी तो खरीदने पड़ेंगे, कुछ रॉ मटेरियल लेकर आना पड़ेगा। मान 20,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा कैश में, ठीक। तो कैसे क्या होगा इसमें, इसमें मेरे जो है बिजनेस में गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। रॉ मटेरियल मेरा असेट होता है ना, गुड्स असेट होता है, स्टॉक इन्वेंट्री जो भी आपका, वो मेरा असेट होता है। तो इससे क्या होगा, गुड्स बढ़ जाएंगे रुपीज 20,000 से मेरे बिजनेस में। दूसरा असर क्या होगा, कैश कम हो जाएगा यहाँ पर, कितने से, अगेन 20,000 रुपीज से। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर हम अपनी टेबल में इसको लिख लेते हैं, ताकि मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन हर स्टेप पे टैली होता रहे। अभी तक भी टैलीड है, देखो 5 लाख यहाँ पे मैंने प्लस में लिखा था, फिर प्लस माइनस 1 लाख किया, नेट इफेक्ट 0 हो गया इसका, है ना। और इधर भी 5 लाख है, तो ये बना हुआ है 5 लाख 5 लाख दोनों तरफ, ठीक। अब थर्ड वाले ट्रांजैक्शन को मैं नोटिस करूं अगर, तो 20,000 रुपीज का मेरा गुड्स आ गया यहाँ पे, एंड 20,000 रुपीज का कैश भी लेकिन चला गया। क्लियर हुआ, अभी भी ये इट स्टैंड्स ट्रू, 5 लाख एंड 5 लाख दोनों साइड है, अगर इसका आप सम करके देखो तो। क्लियर, चलो फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन पे जरा आते हैं। गुड्स भी खरीद लिए अब,
कैश में खरीदे थे पिछली बार। अब देखो क्या हुआ, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम फॉर 50,000 रुपीज फ्रॉम हेमा, और गुड्स मैंने परचेज किए, तो क्या हुआ यहाँ पर। अब अगर आप देखो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है? क्या कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड है? स्पेसिफाइड तो नहीं है भाई कि कैश में क्रेडिट में है। इससे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पे सब कुछ स्पेसिफाइड था कि यहाँ पर कैश में, सेकेंड वाले में जो है ट्रांजैक्शन हुआ कैश में, थर्ड वाले में भी कैश में हुआ, बट फोर्थ में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, एक बार दोबारा से रिकैप दे देती हूँ क्योंकि हमारी इनिशियल क्लासेस है। कई बार हो सकता है आप चीजें भूल जाओ, बट आपको ध्यान रखना है जो भी मैं पढ़ाऊं उसको आप रिवाइज जरूर करो। क्लियर? देखते हैं एक बार मैंने यहाँ पे क्या बोला, मुझे कैसे पता चलेगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश में है। अगर देखो, एक केस हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि एकदम स्पेसिफाइड हो। स्पेसिफाइड क्या हो कि कैश में है या क्रेडिट में है। अगर स्पेसिफाइड है तो जो लिखा है वो मान लो। अब सेकेंड केस हो सकता है कि लिखा हो कि परचेस्ड गुड्स और किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हो, पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या मानोगे कि ये कैश में है। ठीक है, तब आप ये मान लेना कि ये कैश में है, क्योंकि अगर क्रेडिट में होता ना तो वो हमेशा पार्टी का नाम जरूर स्पेसिफाई करेगा, बिकॉज वी नीड टू नो कि अगर क्रेडिट पे कोई सामान लिया है तो किससे लिया है, ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि बाद में उसी इंसान को रीपेमेंट भी तो करना है। तो कोई इंसान जरूर इन्वॉल्व होगा अगर क्रेडिट पर सामान दिया है तो अगर किसी पार्टी का नाम नहीं है तो सिंपली मान लो कि कैश में हुआ था। यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता है परचेज गुड्स फॉर 50,000 रुपीज, बस फ्रॉम हेमा नहीं लिखा होता, तो हम सिंपली मान लेते कि कैश में हुआ है क्योंकि किसी पार्टी का नाम नहीं था। ओके, अब अगर लिखा है परचेस्ड गुड्स और पार्टी का नाम भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इस सिनारियो में दिया है कि हेमा से खरीदा है मैंने, तो ये मैं मान लूंगी कि ये क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहता है कि मैं ऐसा मानूं कि पार्टी का नाम दिया, दैट मीन्स मुझे इसको बाद में रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट पर ही होगा। क्लियर हुई बात? तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये ऑफ टॉपिक चला गया थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको रिवाइज कराना जरूरी था, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ जाते हैं कि क्या होगा इसका। मैंने अगेन गुड्स परचेज किए तो गुड्स तो बढ़ ही गए, कम से कम गुड्स बढ़ गए कितने से, 50,000 रुपए के गुड्स मेरे बिजनेस में आ गए, इंक्रीज हो गए। दूसरी बात क्या हुई इस बार, क्या कैश गया क्या मेरे पास से? कैश तो गया नहीं। तो क्या हुआ फिर, हुआ क्या एक्चुअली, मेरी लाइबिलिटीज जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। कैसे? बिकॉज ट्रेड पेबल्स है ना, हेमा जो है वो मेरा ट्रेड पेबल बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि मुझे उसे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा इस 50,000 रुपए का। तो मेरी लाइबिलिटीज यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि इंक्रीज हो गई। बल्कि मैं आपको प्रॉपर वे में लिख देती हूँ, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, 50,000 रुपीज से हुए हैं, और ट्रेड पेबल्स एक्चुअली क्या होता है, मेरी लायबिलिटी होता है, और गुड्स मेरे एसेट्स होते हैं। तो भैया इसको भी हम अपने टैली वाले टेबल में लिख लेते हैं, जाके जरा सा। ठीक है, लिखते हैं कि असेट आया 50,000 रुपीज के, गुड्स तो मेरे पास आ गए यहाँ पे, लेकिन अब क्या इस साइड लिखूंगी, असेट साइड में कुछ भी आएगा नहीं। इस बार मेरी लायबिलिटी भी खड़ी हो गई यहाँ पर आकर, 50,000 50,000। अभी तक भी हिसाब बिल्कुल बराबर चल रहा है, दोनों साइड देख रहे हो ना, चार ट्रांजैक्शन किए, चार पांच, और अभी तक भी हिसाब बिल्कुल बराबर चल रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो सपोर्ट कर रहा है मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन को, वो उसको डिसबैलेंस नहीं कर सकता। कोई भी ट्रांजैक्शन, अंत तक देख लेना चाहे आप, कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को डिसबैलेंस नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, चलो हमने ये भी देख लिया। अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं एक बारी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट टू रेखा। अच्छा, अभी यहाँ पर स्पेसिफाइड भी है ऑन क्रेडिट, बट अगर नहीं भी होता ना तो भी टू रेखा लिखा था ना, पार्टी का नाम लिखा था, तो हम मान सकते थे कि क्रेडिट पर है। ठीक, मतलब मैंने आपको ये जो ऊपर तीनों केसेस बताए हैं ना, ये ना सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के लिए, बट दिस इज ऑल्सो फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। ये ये फैक्ट जो है वो रहेगा ही रहेगा, चाहे परचेज की बात करो चाहे सेल की बात करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी चाहे जो है ऑन क्रेडिट नहीं लिखा होता तब भी हम मान सकते थे कि क्रेडिट पर है, क्योंकि पार्टी का नाम दिया। ओके, बट स्पेसिफाइड है तो क्रेडिट मान ही लो। चलो, हमने गुड्स सेल किए जिनकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए की, जो हम गुड्स परचेज करके लाए थे ना, उनमें से 10,000 रुपए के गुड्स हमने सेल कर दिया आगे रेखा को 12,000 रुपीज में। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए बैठी हुई हूँ, तो क्लियर सी बात है कि मैं कुछ प्रॉफिट तो कमाऊंगी ना। तो 10,000 का गुड्स था, 12,000 में बेचा, तो मेरा 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। कैसे मुझे पता चला?
ऑब्वियसली 12,000 माइनस 10,000, ये तो बहुत ही बेसिक मैथ है। ठीक है, चलो तो इससे अब देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट आए। सबसे पहले मेरे पास भैया जो गुड्स पड़े हुए थे, गोडाउन में जो गुड्स पड़े हुए थे ना, कितने के गुड्स पड़े हुए थे मेरे पास, क्या आप अभी बता सकते हो मुझे इन दोनों ट्रांजैक्शंस को देख के? ऊपर वाले 20,000 प्लस 50,000, 70,000 रुपीज के गुड्स मेरे पास गोडाउन में पड़े थे। उसमें से 10,000 के गुड्स नदारद हो गए, बाहर चले गए। तो गुड्स कम हो गए कितने से? 10,000 से। 10,000 के गुड्स बाहर चले गए। अब क्या हुआ? क्या मैं यहाँ पे ये लिखूंगी कि 12,000 के गुड्स कम हुए क्या? नहीं, मैं तो कॉस्ट यहाँ पर देख रही हूँ ना। 70,000 के गुड्स थे मेरे पास ऑलरेडी, तो कम कितने से हुए? 10,000 के कॉस्ट वाले गुड्स कम हो गए वहां से। मैं वहां पे ये थोड़ी बोलूंगी कि 12,000 के गुड्स कम हो गए। ये जो 2,000 का डिफरेंस है, इसको तो मैं प्रॉफिट मान रही हूँ ना अपना, कि कॉस्ट वॉज 10,000 एंड आई सोल्ड इट एट 12,000, यानी कि दिस इज माई सेल्स वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बात बोल रही हूँ। अच्छा, तो मैम ये 12,000 रुपए का क्या करना है फिर? ये जो है ये है आपके डेटर्स। डेटर्स मतलब मैं एक तरीके से इसको ट्रेड रिसीवेबल्स बोल सकती हूँ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट पे हुआ है। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स खड़े हो जाएंगे, यानी कि एक नया असेट आ जाएगा जिंदगी में। कितने का? रेखा से आपको 10,000 लेने की 12,000 लेने? 12,000 लेने, राइट? तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे 12,000 रुपीज से बढ़ गए हैं। अच्छा मैम, अगर आप ऐसा बोल रहे हो ये 10,000 या 12,000, तो अभी भी अब मेरा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो मीट नहीं हुआ। एक तरफ 10,000 का इम्पैक्ट आया, एक तरफ 12,000 का इम्पैक्ट आया, तो ये तो डिसबैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा बताती हूँ आपको। जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है ना, ये देखो कहाँ पर जाएगा। ये जो प्रॉफिट है ये जाकर मेरे कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। ये 2,000 रुपए। अब देखो, 10,000 प्लस 2,000 एक तरफ और 12,000 एक तरफ, तो अब हो गया बैलेंस। अब आपको समझ ये नहीं आ रहा होगा मैंने जाकर कैपिटल क्यों बढ़ा दिया। अभी बताती हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो कि ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है ना, वो उसके कारण ये कैपिटल बढ़ा है। अब मैं आपको यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन कैपिटल पर लेकर आना चाहती हूँ। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या कहता है कि अगर जो ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है? उसने स्टार्ट इसलिए किया है ताकि अगर उसने जो भी कैपिटल लगाया है उसमें वो बढ़ता रहे, उसको प्रॉफिट्स होते रहे। राइट? प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो इसीलिए अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला फायदा, कोई भी गेन होता है, आपको प्रॉफिट और गेन में फर्क समझ में आना चाहिए, बिकॉज हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इसको अच्छे से समझ लिया था ऑलरेडी। बट मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ छोटा सा। गेन वो होता है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला फायदा, यानी कि लैंड बेचा, मशीनरी बेची, ऐसी चीज बेची जो मेरा रोज का काम नहीं है बेचना, तो मेरा गेन कहलाएगा वो, उसमें कुछ फायदा हुआ तो। या रेवेन्यू की जगह, बल्कि आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड इनकम ओवर हियर, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मुझे कोई इनकम हो जाती है, ऐसा मान लो कि जैसे कोई भी कमीशन, कोई भी डिविडेंड मिला, या फिर कोई भी रेंट अर्न करी, या कोई भी और पैसे बिजनेस के पास आते हैं, तो हम उसे इनकम बोलेंगे। एंड वो क्या करेगा? अल्टीमेटली जाकर कैपिटल को इंक्रीज करती हैं ये चीजें, जो भी पॉजिटिव चीजें, प्रॉफिट आया, गेन, इनकम, ये सब जाके कैपिटल को इंक्रीज करती हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसीलिए जो नीचे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, वो मैंने जाकर कैपिटल में, उस कैपिटल बढ़ा दिया उससे 2,000 रुपए से। उसी जगह अगर कोई लॉस होता है, कोई घाटा हो गया, या कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी बिजनेस के होते हैं, सैलरी देना, रेंट देना, या फिर वेजेस प्रोवाइड करना, कोई भी बिल्स पे करना, ये सब चीजें क्या है? या अगर कोई बैड डेट हो गया, यानी कि लॉस हो गया, बैड डेट मतलब लॉस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये जाकर कैपिटल को डिक्रीज कर देती है, ये कैपिटल को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर? अब इसका आप कह सकते हो ना, अल्टीमेट इम्पैक्ट जाकर कैपिटल पर आ रहा है। एक्चुअली हम पता है क्या करते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, ये सब हम जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक लास्ट में जाकर फाइनल अकाउंट्स में बनता है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको हम बोल सकते हैं, उसमें बनता है। एंड उसमें से जो भी प्रॉफिट लॉस निकल के आता है ना, वो हम उससे कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो इंक्रीज करते हैं कैपिटल को, लॉस हुआ तो डिक्रीज करते हैं। वही काम हम यहाँ पर इनडायरेक्टली कर रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना बनाया है नहीं अभी। क्लियर? तो वही काम इनडायरेक्टली यहाँ पर हो रहा है। आपको समझ में आया होगा? अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, जिनको लॉजिक से चलना है मैंने उनके लिए लॉजिक भी बता दिया। अगर आप
इतना ज्यादा डीप में नहीं घुसना चाहते हो तो सिंपली ये मान के चलो प्रॉफिट गेन इनकम कुछ भी होगा तो कैपिटल में जाकर ऐड करोगे, लॉस एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से डिक्रीज कर देना उसको, बस इतना लेकर चलो। दोनों टाइप के बच्चों के लिए मैंने बता दिया। तो वही किया मैंने यहाँ पर, 2,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज करा, कैपिटल में जाकर उसको जोड़ दिया, क्योंकि वो अल्टीमेटली इट बिलोंग्स टू द ओनर। डजेंट मैटर कि हम ओनर एंड बिजनेस एंटिटी को सेपरेट मानते हैं, हम जाकर वही कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द ओनर्स क्लेम, राइट? कैपिटल इज द ओनर्स क्लेम ऑन बिजनेस। ओनर का क्लेम कितना है बिजनेस के ऊपर, वो ही हम इंक्रीज कर देते हैं प्रॉफिट के टाइम की। जब भी बिजनेस शट डाउन होगा तो वो 5 लाख रुपए जो स्टार्टिंग में डाले थे ना बिजनेस में ओनर ने, वो तो वो ले ही जाएगा। उसके अलावा 2,000 रुपए ये और जो प्रॉफिट कमाया ना बिजनेस में, वो भी लेकर जाएगा। मैं बहुत डीप में घुस जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। और ऐसे ही मैं क्लास में भी अपने पढ़ाती हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, एंड आई लेट यू नो अबाउट द क्लासेस, राइट? वो आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो हम लोग रोज साथ में क्लासेस कर सकते हैं एंड हम ऐसे ही डीप में कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। चलो, अब मैंने आपको समझा दी ये बात, जाकर इसको हम अकाउंटिंग वाली अपने इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लेते हैं। मैं तो फिगर्स ही भूल गई क्या थे, देख लेते हैं एक बार। 10,000 रुपीज से गुड्स नीचे आए थे, ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर गया था 12,000 से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, 10,000 रुपीज से गुड्स नीचे गए, यानी कि मेरा पेन का कलर, और 12,000 रुपीज से मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, मेरे असेट्स होते हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में उनसे पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं असेट्स को इंक्रीज कर दूंगी। और क्या हुआ, 2,000 रुपए से यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ जाता है प्रॉफिट होने के कारण। ठीक है, तो मैंने ये साइड इंक्रीज कर दी। अल्टीमेट इफेक्ट देखो सेम ही पड़ा ना अभी भी, यहाँ पे 2,000 प्लस में आ रहा है एंड यहाँ पर भी 2,000 प्लस में आ रहा है। ठीक है, और अगर बाय चांस आप में से किसी को ये भी डाउट आ रहा हो कि मैम आपने तो बोला था कि ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, मतलब कि आपने बोला था 2 जगह पर इम्पैक्ट आना चाहिए, और यहाँ पर तो 1 2 3 प्लेसेस पर इम्पैक्ट आ रहा है। 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक गुड्स अकाउंट, एक ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट, और एक कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास। तो 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। आपने बोला था 2 होगा, मैंने कभी ये नहीं बोला कि 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, मैंने बोला 2 प्लेसेस पर इम्पैक्ट आएगा। और अभी भी अगर आप देख रहे हो तो जैसा मैंने आपको समझाया, नेट इम्पैक्ट देखो, एक साइड पर 2,000 रुपए का नेट इम्पैक्ट है और दूसरी साइड पर भी 2,000 रुपए का ही नेट इम्पैक्ट है। तो आपको जो इम्पैक्ट देखना है ना, वो अमाउंट वाइज देखना है बेटा, कि दोनों साइड पर अमाउंट सेम रहने चाहिए, इक्वल अमाउंट रहने चाहिए दोनों साइड पे। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी तो हो ही रहा है ना कि -10,000 प्लस 12,000 में दोनों तरफ आपका 2,000 का नेट इम्पैक्ट आया। ये बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये थोड़ी बोलता है कि 2 ही अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। ऐसा तो मैंने कभी भी बोला ही नहीं। मैंने कहा एक डेबिट और एक क्रेडिट पर दोनों साइड इक्वल इक्वल आएगा इफेक्ट। ठीक है, ये बोला था। अच्छा, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जैसे कि आपने ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस में देखा, जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर नेट इफेक्ट ही 0 हो गया और इधर भी नेट इफेक्ट 0 हो गया, तो इट स्टिल बिकम्स इक्वल। ठीक, तो दोनों साइड पर बस इक्वल इक्वल चलते रहना है हमको। जो स्केल्स हमने देखी थी ना ऊपर, उसको बैलेंस पर रखना है, वो कहता है मेरा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये नहीं बोलता कि 2 ही अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। क्लियर? क्योंकि आप अगर फ्यूचर में देखोगे ना, तो 3 अकाउंट्स क्या, आपको 4 5 6 कितने भी अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट साइड में, यानी कि असेट्स एंड कैपिटल लाइबिलिटीज वाली साइड में, दोनों साइड में बैलेंस हमेशा बना रहेगा, इक्वली इफेक्ट होंगे, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं बिना देर किए। प्रोप्राइटर ने क्या किया, यहाँ पर 6th वाले ट्रांजैक्शन में विड्रॉ कर लिए 15,000 रुपए फॉर पर्सनल यूज। अब इससे क्या होता है भैया, एक चीज तो क्या हुई, पैसे विड्रॉ किए, ₹15,000 विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया है। एक और चीज हो सकती थी कि वो स्टॉक विड्रॉ करके लेके चला जाए, तो ये भी एक तरीके से ड्रॉइंग्स कहलाती है ना? अगर उसने पर्सनल यूज के लिए कोई स्टॉक निकाल लिया बिजनेस में से, तो ना हम स्टॉक कम कर देते हैं, लेकिन अभी पैसे लेकर गया है तो बिजनेस का पैसा कम हो जाता है, कैश 15,000 रुपए से तो कम हो गया। दूसरी चीज क्या कम हुई, सिंस उसने ड्रॉइंग्स करी है यहाँ पर, और ड्रॉइंग्स क्या करती हैं, ड्रॉइंग्स जाकर कैपिटल को इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि उसने जो पैसा लगाया था उसमें से वो पैसा उसने विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, इसलिए ड्रॉइंग्स भी कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है कि ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, बट बाकी ऊपर प्रॉफिट लॉस वाली चीज वो थोड़ा सा अंडरस्टूड नहीं थी, वो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था, तो मैं आपको समझा रही थी अलग से। ठीक, तो ड्रॉइंग्स भी जो है वो कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा यहाँ पर।
ब्रैकेट में यहाँ पर लगूंगी, और 15,000 रुपए मेरे कम हो गए कैपिटल में से। अब ओनर का क्लेम कम हो जाता है इससे। तो अब देखो यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। कैश 15,000 रुपए से कम हो, यानी कि असेट्स कम हो गए, और कैपिटल भी तो 15,000 रुपए से कम हो। तो मैंने दोनों साइड पर इसका इम्पैक्ट डाल दिया। अभी भी मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सेम चल रहा है, चाहे चेक करके देख सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पर देखो, पे करा 5 लाख रुपए टू हेमा। हेमा कौन थी, नाम तो सुना सुना लग रहा है, इतने लंबे कॉन्सेप्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो हेमा आई थी हमारे फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में, जिससे मैंने गुड्स परचेज किए थे 50,000 रुपए के। दिन आ चुका है, कि वो शगुन का दिन आ चुका है जब हम हेमा को जो है लिफाफे में 50,000 रुपए डाल के दे के आएंगे उसको। तो क्या हुआ अब इस केस में, यहाँ पर मेरा कैश कम हो जाता है 50,000 रुपए से, क्योंकि बिजनेस में से कैश चला जाता है। लेकिन एक शुभ चीज और हुई, क्या, कि जो हेमा बोझ मेरे सर पे जो पड़ा हुआ था ना बिजनेस के सर पे, वो खत्म भी हो गया। वो ट्रेड पेबल्स जो थे ना, वो मेरे ट्रेड पेबल्स मेरी लाइबिलिटीज थी, वो भी रिड्यूस होके 50,000 से रिड्यूस हो जाती है। मेरे कंधे का बोझ उतर चुका है। इसको जाकर हम कैश में यहाँ पर लिख लेते हैं, कि मेरा 50,000 रुपए से कैश जरूर कम हुआ, लेकिन भैया ये जो 50,000 रुपए की लाइबिलिटी यहाँ लिखी थी ना प्लस में, अब वो माइनस हो चुकी। ठीक, क्लियर हुआ होगा आपको ये। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सब इजी वाले हैं, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा नहीं इसमें घुस रहे हैं अंदर। सैलरी अगर कुछ भी पे करी है एम्प्लॉइज को, 30,000 रुपए की सैलरी पे करी, आपको पता होगा ये जो है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है कंपनी का। ठीक है, इसकी जगह पर एनी अदर भी एक्सपेंस होता, तो भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम अभी करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला, सैलरी पेमेंट किया है कैश में, तो कैश तो एक तो कम होगा ही होगा। कैश रिड्यूसेस बाय 30,000 रुपीज, दिस इज वन इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, कि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। मैंने बोला था ना, लॉस और एक्सपेंसेस से कैपिटल पे असर पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर सैलरी के कारण एक्सपेंस हुआ है, तो मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। कितने से, अगेन 30,000 रुपए से। क्लियर। तो अब यहाँ पर इसका इम्पैक्ट डाल के देख लेते हैं। 30,000 रुपए से हुआ मेरा कैश कम, उसी जगह यहाँ पर भी 30,000 रुपए से मेरा कैपिटल भी मैंने रिड्यूस कर दिया। अभी भी हम बराबर चल रहे हैं। दो और ट्रांजैक्शन बचे, लास्ट में वो देख लेते हैं। रिसीव करे 12,000 रुपए रेखा से। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। पता नहीं आपने ऐड देखा होगा कि नहीं, जैसे जेंजी ने, आई डोंट नो ऐड देखा है कि नहीं, ऐसा ये वाला बहुत चलता था पहले ये ऐड। ऑल्दो हूं तो मैं भी जेंजी, थोड़ा सा मतलब रह गई, जेंजी बन गई। एनीवे, तो 12,000 रुपीज, रेखा याद आ रही होगी आपको, कौन सी रेखा, कहाँ चली गई रेखा, ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन में आई थी। इनको हमने गुड सेल किए थे, 12,000 रुपए के हमने सेल किए थे, और 12,000 रुपए की ये हमारी कर्जदार थी। तो 12,000 रुपए हमारे पास अब इनसे रिसीव हो गए हमें, तो 12,000 का मेरा कैश बढ़ जाता है। लेकिन एक और चीज भी हो गई, कि मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे, भाई उसने अब मेरे को पैसा पे कर दिया, तो मैं उससे दोबारा थोड़ी पैसा मांगूंगी, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स भी कम हो जाते हैं यहाँ पर 12,000 रुपए से। उसने मुझे ये पैसा चुका दिया। अब तो कैश इंक्रीज होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं। तो यहीं पर असेट साइड में दोनों के दोनों इम्पैक्ट आएंगे। 12,000 से मेरा एक असेट इंक्रीज होगा, एक असेट डिक्रीज होगा। अभी भी हम नेट नेट बराबर ही चल रहे हैं, 12,000 प्लस माइनस नेट इफेक्ट जीरो। ठीक, अभी मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन मिल रहा है, मैच हो रहा है। अब ये डेप्रिसिएशन वाला जरा देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने डाला मशीनरी के ऊपर, डेप्रिसिएशन होता है, दिस इज व्हाट, डेप्रिसिएशन क्या होता था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज माय डेप्रिसिएशन, राइट। मैंने मशीनरी खरीदी हुई थी, उस पर 10% का मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, कि 10% से मैं मान रही हूँ उसकी वैल्यू गिर चुकी है इस साल। खरीदी कितने की थी जरा देख कर आते हैं। ऊपर से मशीनरी मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी। अगर उसमें 10% का फॉल आया, यानी कि 10,000 रुपीज का फॉल आया होगा, 1 लाख इंटू 10,000, तो सॉरी 10%, तो आ गया 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए से क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। अब एक चीज क्या हुई, मशीनरी की वैल्यू फॉल हुई है, तो मैं क्या बोलूंगी, कि मशीनरी की वैल्यू हो गई है फॉल, गिर गई। कितने से, 10,000 रुपए से। ये 10,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 1 लाख रुपए का 10% मैंने निकाल लिया, कि इस साल 10% का फॉल आया। एक इम्पैक्ट ये हुआ। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन को मैं क्या मानती हूँ, अपना एक्सपेंस मानती हूँ। क्यों मानती हूँ, कैसे मानती हूँ, ये सब बाद में जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर डिटेल में करेंगे तब समझेंगे। अभी आप सब कुछ नहीं समझ के चल सकते बेटा। मैं ऑलरेडी आपको कई जगह पर बहुत सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जो शायद पता नहीं आपको कहीं ओवरवेलमिंग ना लगते हो। ठीक है,
लेकिन अभी इसको तो आप छोड़ ही दो कि डेप्रिसिएशन को आप एक्सपेंस क्यों मान रहे हो, माना जाता है, बस इतना समझ लो। दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसा नहीं कि ये कैश में कुछ जा रहा हो मेरा इस साल, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है। ठीक, दिस फॉल इन द वैल्यू। और अगर एक्सपेंस माना जाता है तो आप जानते हो कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हम इसे कैपिटल में से रिड्यूस कर देते हैं 10,000 रुपीज से। वाई? बिकॉज हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानते हैं। क्लियर? अब इसको जरा देखो, मशीनरी को कम करो और कैपिटल को की साइड को कम करो। 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से मैंने दोनों साइड को कम कर दिया। अभी भी मेरा ये इक्वल स्टैंड कर रहा है। अब आप चाहे इन दोनों साइड्स का टोटल लगाकर देख लो, इक्वल ही बैठेंगी। मुझे इसका टोटल पता है। अब इसका टोटल आएगा 4,47,000 रुपीज और इसका भी टोटल आएगा 4,47,000 रुपीज। आराम से चैन से बैठकर दोनों साइड्स को ताक लो, देख लो कि इक्वल ही आ रही हैं ये दोनों साइड। ठीक है? और इसका क्या मतलब हुआ, कितने भी ट्रांजैक्शन ले लो, माइंड यू, कितने भी ट्रांजैक्शन ले लो, कोई किसी में इतना दम नहीं है कि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को हिला दे। Assets will always be equal to the sum of capital and liabilities. This is always going to stand true. Why? Because of the dual aspect concept. जो कहता है क्या कि एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है? चलो, अब हमने ये खत्म कर लिया, अपने बेसिक्स हमने देख लिए, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे कल, एंड फॉर्मेट भी सीखेंगे कि एक्चुअली किस फॉर्मेट में हमें ये चीजें करनी चाहिए, ये क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में वो कैसे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है? तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे बात करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है? तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।